डॉलर रुपए के मुकाबले इस समय कल सबसे ज़्यादा मजबूत था। रुपया अपने सबसे ज़्यादा न्यूनतम स्तर पे था और वही प्रधानमंत्री हैं जो 2014 से पहले ये कहते हैं कि जब रुपया गिरता है तो प्रधानमंत्री की साख और इज्जत गिरती है। लेकिन अब इस पे बीजेपी का कोई नेता किसी भी तरह का कोई बयान नहीं दे रहा है। और दूसरी जो स्थिति है जीडीपी की, अगर हम बात करें तो अभी 83 से 84% जीडीपी हमारे यहाँ की भी कर्जे में है। लगभग 128 लाख करोड़ रुपया हमने विदेशों से कर्जा ले रखा है। श्रीलंका की जीडीपी 114% कर्जे में है। वहाँ सिविल वॉर की स्थिति आ गई है और कल की खबर हम देखें तो वहाँ स्थिति इतनी ख़राब हो चुकी है कि वहाँ के राष्ट्रपति ने इस्तीफ़ा भी दे दिया है और उनका जो पैतृक गांव है वहाँ की जनता, और जनता में कौन लोग थे जो उनके कोर वोटर थे, जैसे इस समय आरएसएस के हार्डकोर वोटर हैं जो मोदी की जय जयकार का नारा लगा रहे हैं, राष्ट्र हित और राष्ट्र धर्म और हिंदुत्व का नारा लगा रहे हैं, इसी तरीके से श्रीलंका में जो प्रसन्ना जो ये राष्ट्रपति हैं इनके राजपक्षे के इनके नारे लगाया करते थे और उन्हीं समर्थकों ने कल श्रीलंका में उनका घर जला दिया, उनके पैतृक गांव में तोड़फोड़ की। और तो और जो वहाँ के श्रीलंका सरकार के सांसद थे उनकी स्थिति आप समझ लीजिए, उन्होंने जनता के बीच में जाके खुद को गोली मार ली। तो ऐसी भयावह स्थिति इस समय श्रीलंका में है और हमारी मीडिया श्रीलंका में जो हालात हैं उन पे चिंता व्यक्त नहीं कर रही है, उसका मखौल उड़ा रही है और ये भूल रही है कि यही स्थिति धीरे धीरे हमारे यहाँ भी आने वाली है। देखिए, जो श्रीलंका के जो हालात हैं अगर हम उसको अच्छे से पढ़ें और उसको अच्छे से समझें तो श्रीलंका में 1970 के बाद से जितनी भी सरकारें आई उन्होंने श्रीलंका की जनता को सिर्फ क्षणिक फ़ायदे दिए। श्रीलंका में रोजगार के दृष्टिकोण से देखा जाए, शिक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए, व्यापार के दृष्टिकोण से देखा जाए और वहाँ पे जो लोकल आमदनी के साधन होते हैं उनकी तरफ देखा जाए तो उस तरफ किसी भी सरकार ने ध्यान नहीं दिया। धीरे धीरे स्थितियाँ बिगड़ती गई, अर्थव्यवस्था बिगड़ती गई और जो सबसे बड़ा एक और ड्रॉबैक रहा वो रहा चाइना का भारी इन्वेस्टमेंट। चाइना ने वहाँ पे ज़रूरत से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर दिया और श्रीलंका ने जो रोजगार और जो चीज़ें थी जो मैं आपको बता रहा था इन पे ध्यान नहीं दिया। तो इससे क्या हुआ कि इनकी जीडीपी माइनस में जाती रही और वही स्थिति हमारे यहाँ है। हमारे यहाँ भी अगर हम 2014 के बाद से देखें तो मेक इन इंडिया तो है लेकिन कहीं भी मेड इन इंडिया नहीं है। 2014 से पहले मेड इन इंडिया पे जोर दिया जाता था, मेड बाई इंडियंस पे जोर दिया जाता था। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब विदेशी कंपनियां यहाँ आती हैं, इन्वेस्टमेंट करती हैं और जो मुनाफा है मुनाफा विदेश में जा रहा है। क्योंकि हमारे यहाँ भी रोज़गार की अगर हम बात करें तो पिछले 4 साल से 5 साल से किसी भी सरकारी जो डिपार्टमेंट है उसमें नियुक्तियाँ नहीं की गई हैं। चाहे हम रेलवे की बात करें, रेलवे में लाखों पद खाली हैं और क्वालिफाइड बच्चों के एग्ज़ाम भी हो गए हैं लेकिन उनके रिज़ल्ट नहीं निकाले जा रहे हैं। एनटीपीसी की बात करें तो वहाँ भी रिज़ल्ट नहीं निकाले जा रहे हैं, उनको नियुक्तियाँ नहीं दी जा रही हैं। शिक्षकों की बात करें तो तमाम शिक्षकों के पद खाली हैं, प्राइमरी लेवल पे खाली हैं, जूनियर लेवल पे खाली हैं और हायर एजुकेशन में हम बात करें तो दिल्ली विश्वविद्यालय में पिछले 15 सालों से 2009 के बाद से दिल्ली विश्वविद्यालय में कोई भी नियुक्ति नहीं की गई है। एडॉक बेसिस पे वहाँ प्रोफेसर्स पढ़ा रहे हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शिक्षा को भारतीय जनता पार्टी ने कितना कमज़ोर कर दिया है। और जो दूसरी बात मैं कह रहा हूँ, जो रोज़गार हैं, जो छोटे रोज़गार हैं, जीएसटी आने के बाद वो रोज़गार भी तबाह हो चुके हैं। लेकिन मोदी सरकार नई शिक्षा नीति तो लेकर आई है ना। नई शिक्षा नीति को अगर हम गौर से, मैं उसी पे आ रहा था, अगर हम गौर से देखें तो नई शिक्षा नीति देश को बर्बाद करने के जो पायदान मोदी जी के स्थापित कर रहे हैं, पहले नोटबंदी लाए, फिर जीएसटी लाए और फिर ये जो निजीकरण को बढ़ावा दे रहे हैं, तो उसी पायदान में एक और सीढ़ी है नई शिक्षा पद्धति। और नई शिक्षा पद्धति शिक्षा सिस्टम को और कमज़ोर करेगी। इसमें आप देख लीजिए कि अगर आप 12वीं के बाद
1 साल पढ़ाई करते हैं ग्रेजुएशन की तो आपको ITI की इक्विवेलेंट डिग्री मिल जाएगी, 2 साल की पढ़ाई करते हैं तो आपको डिप्लोमा मिल जाएगा, 3 साल की करते हैं तो आपको वोकेशनल कोर्स की डिग्री मिल जाएगी, 4 साल करेंगे तो आपको ऑनर्स की डिग्री मिलेगी। और इसमें एक चीज़ ये भी स्पष्ट नहीं है कि जो मानक हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा के मानक होते हैं, तो उन शिक्षा के मानकों को भी ध्यान में नहीं रखा गया है सरकार द्वारा। और पिछले हम 8 से 9 साल में देखें तो शिक्षा का जो बजट है वो सरकार ने कम कर दिया है। जो शिक्षा में, अगर हम शिक्षा की बात करें तो शिक्षा में 2 तरह से बच्चों को शिक्षा दी जाती है। एक को हम कहते हैं लिखित, जिसमें हम थ्योरेटिकल नॉलेज देते हैं बच्चों को, और दूसरी होती है मौखिक या प्रयोगात्मक। तो प्रैक्टिकल जो है या लैब हैं, इन पे सरकार ध्यान नहीं दे रही है। लैब्स बिल्कुल ना के बराबर हो गई हैं हायर एजुकेशन में। और जो HR फंड है, जो रिसर्च फंड है, रिसर्च फंड को इन्होंने 60 से 62-64% तक कम कर दिया है। हायर एजुकेशन में जो बच्चे PhD करते हैं और PhD के बाद पोस्ट डॉक्टरेट करते हैं, उन बच्चों को मजबूरी में विदेश जाना पड़ता है। चीन जा रहे हैं बच्चे, यूरोप जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, US जा रहे हैं। हमारे यहाँ ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि हायर एजुकेशन में बच्चे हमारे यहाँ रहें, उनको कोई स्कॉलरशिप नहीं दी जा रही है। तो ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे देश में जो आने वाली स्थितियाँ हैं, तो उनके लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन है। और कहीं ना कहीं इस पे हमें चिंता करना होगी। और जो हमारे समाज के जो बुद्धिजीवी लोग हैं, इनको इस पे विचार करना होगा कि आने वाली पीढ़ी को आप क्या देंगे। सर, जिस तरह से रुपये की जो कीमत गिर रही है और जो बाज़ार में जो ख़राब स्थिति हो रही है, क्या लगता है फ्यूचर में क्या होगा भारतीय अर्थव्यवस्था का? देखिए, अर्थव्यवस्था, अगर आपका रुपया या आपकी करेंसी मजबूत होती है तो आपकी अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। आज की तारीख में आप महंगाई को समझें, कोई भी सामान देख लीजिए आप, चाहे डीजल पेट्रोल हो, घरेलू गैस का हो, या जो ज़रूरत का सामान है, मोटरसाइकिल देख लो आप, साइकिल देख लो, कार देख लो, तो ये सब चीज़ें आम आदमी की पहुंच से धीरे धीरे दूर हो रही हैं। यानी कि रुपए की वैल्यू कम हो रही है। 100 रुपये की आज की तारीख में कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो इससे क्या है, जो आम आदमी है उसकी पहुंच से ये चीज़ें दूर हो रही हैं। और जो अर्थव्यवस्था है वो इस एक्सपोनेंशियली, या फिर हम उसको कहें कि अर्थव्यवस्था धीरे धीरे गरीबों के हाथ से चीज़ें निकल रही हैं। और एक सर्वे और बता रहा है, जिसको मैं कई बार और भी आप लोगों से साझा कर चुका हूं, कि जो अरबपतियों की संख्या है हमारे देश में बढ़ रही है। पिछले 6-7 सालों में अरबपति लगभग 40% बढ़ गए हैं। पहले 104 अरबपति हमारे देश में थे, जिनकी संख्या बढ़ के 148 हो गई है। अडानी का स्टेटस आज से 7-8 साल पहले क्या था आपको पता है? वो इंडिया के टॉप 10 रईसों में भी नहीं थे। और आज आप हमारे देश की बात तो छोड़ दीजिए, आप वो दुनिया के 5वें नंबर के रईस हो गए हैं। और जल्दी वो 3रे पायदान पे पहुंचने वाले हैं। जितनी भी सरकारी ज़मीनें हैं, सरकारी खनन है, ये अडानी अंबानी जैसे लोगों को कौड़ियों के मोल में दिया जा रहा है। इनके टैक्सेस को माफ़ किया जा रहा है। और दूसरी चीज़ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स की ओर है। इसमें भी लोगों को जानकारी नहीं होगी। डायरेक्ट टैक्स जो है वो हम कॉरपोरेट जगत से लेते हैं। 2014 से पहले कांग्रेस सरकार 60 से 65% डायरेक्ट टैक्स कॉरपोरेट जगत से लेती थी। और इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि हम आप जैसे लोगों को सिर्फ 30 से 35% टैक्स देना पड़ता था। अब ये स्थिति बिल्कुल विपरीत हो गई है। अब आम आदमी से 60 से 65% टैक्स वसूला जा रहा है। और उस टैक्स की भरपाई जो है, और उस टैक्स का जो पैसा है, वो अमीरों को लुटाया जा रहा है। अमीर लोग जो टैक्स देते थे पहले 30%, उसको घटा के टैक्स को 22% कर दिया गया है। और हम लोगों से टैक्स हम लोगों के ऊपर बढ़ा दिया गया है। हम लोगों की जो टैक्स स्लैब है, पिछले 3 से 4 सालों में जो आम आदमी है उसको टैक्स में कोई रियायत नहीं दी गई है। और आप ज़रूरत का जो सामान है वो आप देख रहे हैं 2 गुना 3 गुना उनके दाम बढ़ चुके हैं। तो इससे कहीं ना कहीं हमारे देश की स्थिति पे फ़र्क पड़ रहा है। सरकार सिर्फ चुनिंदा लोगों के लिए काम कर रही है। सरकार गरीबों के लिए और आम आदमी के लिए काम नहीं कर रही है। कोरोना को जाए, ऑफिशियली जाए, काफ़ी समय हो चुका है, लेकिन श्रम कानून बदस्तूर अभी भी हटा हुआ है। श्रम कानून में जो 44 पॉइंट थे उनमें से 40 पॉइंट सरकार ने निरस्त कर दिए हैं। अब आप कोई लेबर यूनियन नहीं बना सकते,
आप लेबर कोर्ट में नहीं जा सकते, आप किसी भी जो जहां आप नौकरी करते हैं उसके खिलाफ आप कोर्ट में केस नहीं कर सकते। जो आपका मालिक है, अगर आप कहीं नौकरी कर रहे हैं तो जो मेहनताना आपको देगा वो मेहनताना आपको लेनी पड़ेगी। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि एक आम आदमी को उसकी मेहनत का वाजिब जो कीमत है वो नहीं मिल रही है, और जो एक बेगारी और दूसरी चीज़ हम उसको कहें बंधुआ मजदूरी, तो बंधुआ मजदूरी वाला सिस्टम भी चल रहा है। और इसमें कहीं ना कहीं सरकार की मंशा शामिल है। सरकार चाह रही है कि आम आदमी जो है वो गरीबी रेखा है उससे नीचे जीवन यापन करे, और जो मिडिल क्लास, जो पिछली सरकारों द्वारा मिडिल क्लास बनाया गया था, उस मिडिल क्लास को ख़त्म करने का काम किया जा रहा है। जो सरकारी नौकरी में जो लोग थे उनको जो मूलभूत सुविधाएं मिल रही थी, उन मूलभूत सुविधाओं को धीरे धीरे कम किया जा रहा है। सर, ये जो महंगाई इतनी हो गई है हमारे देश में, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं लगातार, जो गैस के दाम बढ़ रहे हैं और खाद्य तेलों के दाम बढ़ रहे हैं, इससे गरीब पे कितने असर पड़ रहा है? गरीब तो मरा जा रहा है बेचारा। अब इस समय आप देख लो तो मार्केट की स्थिति ऐसी है, मार्केट में पैसा नहीं है। जो छोटी छोटी दुकानें हैं और छोटे छोटे जो लोकल मार्केट्स हैं उनमें पैसा नहीं रुक रहा है। इस साल जो फरवरी में बजट जारी हुआ था, उस बजट से लोगों को बहुत उम्मीद थी कि टैक्स स्लैब बढ़ाया जाएगा, कुछ आम आदमी को राहत दी जाएगी। सरकार खुद नहीं चाहती है कि जो खुदरा मार्केट है वो मजबूत हो। अगर खुदरा मार्केट मजबूत हो, जैसे आम आदमी के पास अगर कुछ पैसा रुकेगा तो वो खरीदारी करने की स्थिति में आएगा। अभी क्या है, 5 लाख से ऊपर जो भी आदमी को इनकम होती है उस पे उसे टैक्स देना पड़ता है। और बड़े शहरों में 5 लाख रुपए में आप सिर्फ साल का है ये, मतलब महीने का हो गया 35 से 40 हज़ार रुपये, इसमें आप सिर्फ जीवन यापन ही कर सकते हैं। स्कूलों की फ़ीस आप देख लीजिए, 15 से 20% फ़ीस स्कूलों में बढ़ा दी गई, और इसमें केंद्र सरकार से लेके राज्य सरकार की मंजूरी है। सरकारी स्कूलों की आपने हालत देख रखी है। कुछ दिल्ली के चुनिंदा स्कूल है जहाँ पे सुविधाएं हैं, इसके अलावा आप उत्तर प्रदेश से लेके कहीं भी देश के कहीं भी हिस्से में चले जाइए, सरकारी स्कूलों में अध्यापक नहीं है, ना तो नए अध्यापकों की नियुक्तियां की जा रही हैं। सरकारी अस्पतालों में आप स्थितियां देख लीजिए। ब्रजेश पाठक जी तो खुद गए थे कई अस्पतालों में, वहाँ आईसीयू को स्टोर रूम बनाया गया था, पर्चा कोई बनाने वाला नहीं था, पानी की व्यवस्था नहीं थी। तो इस तरह की स्थितियां तो सरकारी अस्पतालों में हैं। और कमोवेश हमारी जो सरकार है, मौजूदा जो सरकार है, चाहे केंद्र सरकार हो या बीजेपी शासित जो राज्य सरकार है, वो इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रही हैं। इनका ध्यान कहीं दूसरी तरफ है। ये हमारी जो युवा पीढ़ी है इसको कहीं डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि देश फिर से गुलामी की तरफ जा रहा है। पहले हम लोग अंग्रेज़ों के गुलाम हो गए थे, इस बार हम लोग जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं, अंबानी अडानी जैसे जो पूंजीपति हैं, इनके गुलाम हो जाएंगे और हमारा देश आर्थिक गुलामी की तरफ बढ़ रहा है। और स्थितियां बहुत विकट होती जा रही हैं। और निजीकरण को जो बढ़ावा ये सरकार दे रही है, ये इसी का उदाहरण है। निजीकरण होने से जो गरीब आदमी है, आम आदमी है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि SC ST OBC का जो व्यक्ति है, उसके ऊपर इसका असर पड़ेगा। उसकी स्थिति धीरे धीरे, आर्थिक स्थिति का हो या शैक्षिक स्थिति का हो या सामाजिक स्थिति का हो, वो धीरे धीरे उसकी कमज़ोर होगी।